बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यासकारी पुस्तिका से इकाई 13 विद्युत धारा के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला दिया है, देखो, जनरेटर चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल आदि का उपयोग होता है, ये सही है। सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल का उदाहरण है, ये भी सही है। विद्युत कार्य करते समय रबर के दस्ताने पहनने चाहिए, ये भी बच्चों सही है। अमीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प द, कथन 4 गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कौन से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण हैं? ठीक है, बल्ब ऊष्मीय प्रभाव के, ठीक है। तो बल्ब है, विद्युत प्रेस है, और अमीटर है, और विद्युत हीटर है। तो इसमें देखो 1 और 2 4, ठीक है, यानी ये भी हो जाएगा, बल्ब भी हो जाएगा, विद्युत प्रेस भी, और विद्युत हीटर भी। अमीटर नहीं होगा, ठीक है। तो 1 और 2 4, यानी विकल्प 22 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वैद्युत उपकरण में धन व ऋण का चिन्ह नहीं होता है? ठीक है, तो अमीटर में होता है बच्चों, वोल्ट मीटर में भी, विद्युत सेल में भी, कुंजी में नहीं होता, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? ठीक है, तो वोल्टीय सेल है, और डैनियल सेल है, लेक्लांसी सेल, इन तीनों को ही नहीं किया जा सकता है। सीसा संचायक सेल, ठीक है, इसको हम दोबारा से आवेशित कर सकते हैं, दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका विकल्प द बच्चों सही हो जाएगा, सेल 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कोष्टक में दिए गए शब्दों में से एक उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं, इनसे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला दिया हुआ है, पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, तो इसमें हम प्रत्यावर्ती भर देंगे। किस सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है? इस क्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? निरावेशन, यानी डिस्चार्ज जो होता है। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा आ जाएगी। सामान्य बल्ब का तंतु फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बहुत पतला तार होता है। ठीक है, तो इस पर टंगस्टन आ जाएगा। अगला है, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में बने संकेत किस वैद्युत उपकरण के हैं? बॉक्स में उपकरण का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये जो संकेत बने हुए हैं, ये बच्चों पहला जो संकेत है ये धारा नियंत्रण का है, दूसरा जो है वो अमीटर का हो जाएगा, तीसरा जो है कुंजी का हो जाएगा, ये विद्युत बल्ब का हो जाएगा, और ये जो है ये प्रतिरोध का हो जाएगा, ये वाला जो है विद्युत सेल का हो जाएगा। ठीक है, ये विद्युत सेल का हो जाएगा, और ये बैटरी का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है, विद्युत सेल कहलाती है बच्चों। ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए प्रयुक्त होती है, स्विच बोलते हैं उसको। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है, तो विद्युत बल्ब कहलाता है। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है, तो उसको अमीटर या विद्युत चुंबक कहते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा का मापन करने के लिए प्रयुक्त होती है, तो वो अमीटर कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ के उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो विद्युत चालक हमें यहाँ लिखने हैं, और विद्युत रोधी यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो विद्युत चालक हो जाएंगे बच्चों, जैसे तांबा है, ग्रेफाइट है, चांदी है, एल्युमिनियम है, यानी जितनी सभी धातुएं होती हैं वो विद्युत की चालक होती हैं, और जितनी वह धातुएं होती हैं ज़्यादातर वो विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, यानी विद्युत रोधी होती हैं। तो जैसे रबड़ हो गया, लकड़ी हो गई, कांच हो गई, प्लास्टिक हो गई, ये हम यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टार्च, रिमोट, घड़ी में लगने वाले सेल और बस, कार, इन्वर्टर के सेल में से किसको पुनः आवेशित किया जा सकता है? ठीक है, यानी टार्च में लगने वाले, रिमोट में, घड़ी में लगने वाले सेल, और बस, कार और इन्वर्टर के सेल, ठीक है, किसको पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो बच्चों देखो, टार्च में और रिमोट में, घड़ी में जो लगने वाले सेल होते हैं उनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, जबकि बस, कार और इन्वर्टर में जो सेल लगते हैं उनको पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बस, कार, इन्वर्टर के सेल को पुनः आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रमेश एक विवाह समारोह में गया, वहाँ विद्युत आपूर्ति न होने की दशा में विद्युत उपकरण चलाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा उसे क्या कहते हैं? ईंधन के रूप में यंत्र में क्या प्रयोग करते हैं?
तो विद्युत आपूर्ति ना होने की दशा में विद्युत धारा और जनित्र का प्रयोग करेंगे बच्चों, ठीक है, जनरेटर जिसे हम कहते हैं का प्रयोग किया जाएगा। और ईंधन के रूप में उसमें डाला जाएगा डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ठीक है, ये ईंधन के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रिया के घर में बिजली की वायरिंग का काम चल रहा है। वह देखती है कि इलेक्ट्रीशियन 3 रंग के तारों का प्रयोग कर रहा है। वह अपने पिताजी से पूछती है कि इलेक्ट्रीशियन 3 रंग के तारों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। रिया के पिताजी ने बताया कि घर की वायरिंग करते समय सामान्यतः 3 रंग के तारों का प्रयोग किया जाता है, लाल, काला और हरा। लाल रंग का तार हमेशा फेज लाइन के लिए प्रयोग करते हैं जिसमें बिजली होती है, इसे जीवित तार या लाइव वायर कहते हैं। काले रंग के तार को उदासीन तार या न्यूट्रल वायर कहते हैं। फेज तार से धारा प्रवाहित होती है और उदासीन तार धारा को वापस ले जाती है। हरे रंग का तार पृथ्वी स्पर्श यानी अर्थिंग के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थिंग का उपयोग उपकरणों को बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है। जब परिपथ में किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट हो जाता है तभी अर्थिंग के तार से बिजली प्रवाहित होती है, ठीक है। अब इस पे आधारित प्रश्न है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, वायरिंग करते समय फ्यूज को क्यों जोड़ा जाता है, ठीक है। तो विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगला हो जाएगा, आपने एक विद्युत उपकरण दुकान से चेक करवा कर खरीदा, लेकिन जब आपने उसे घर में प्रयोग किया तो आपको हल्का करंट लगता है। आपके अनुसार आपके घर की वायरिंग में क्या गड़बड़ी हो सकती है, सोच कर लिखिए। तो घर की वायरिंग में गड़बड़ी है, घर की वायरिंग में अर्थिंग की कमी है। अर्थिंग से विद्युत धारा का तार पृथ्वी से जुड़ा होता है जिससे बिजली के झटकों से बचा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में टीचर ने एक परिपथ का चित्र बनाने के लिए कहा। विद्यार्थी आ, वा और सा ने अपनी पुस्तिका में विद्युत परिपथ के निम्नांकित चित्र बनाए। आप बताइए कि किस विद्यार्थी के परिपथ में बल्ब प्रकाशित हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये जो है इसमें कुंजी जो है ये बनी हुई है, लेकिन ये जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो प्रकाशित नहीं होगा। इसमें भी कुंजी ही नहीं लगी है, ठीक है, तो इसमें भी प्रकाशित नहीं होगा। इसमें देखो कुंजी लगी हुई भी है और ये जुड़ी हुई भी है, ठीक है। तो इस वाले चित्र में, इस परिपथ में जो है बल्ब जो है वो प्रकाशित हो जाएगा। तो विद्यार्थी सा के परिपथ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोचिए क्यों फ्यूज तार टिन और तांबे की मिश्र धातु का बनाया जाता है। तो इसमें लिखेंगे, टिन और तांबे का गलनांक बहुत कम होता है। जब परिपथ में विद्युत धारा बहती है तो किसी उपकरण में कोई फॉल्ट होता है तो ये गर्म होकर पिघल जाता है और धारा प्रवाह रुक जाता है, ठीक है। अगला देखो देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट में वायु को पूरी तरह से निकालकर अक्रिय गैस भर देते हैं, ठीक है। तो विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। यदि बल्ब में वायु भरी होगी तो ये वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाएगा और टूट जाएगा, ठीक है बच्चों। इसलिए हम उसकी वायु निकाल देते हैं और अक्रिय गैस भर देते हैं उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत कार्य करते समय रबर के दस्ताने और रबर की चप्पलें पहनते हैं, ठीक है। तो रबर विद्युत की कुचालक होती है, इसलिए रबर के दस्ताने और चप्पलें पहनने से बिजली का झटका नहीं लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश को अपनी बहन का जन्मदिन मनाना है। रमेश को इस कार्यक्रम हेतु कुछ विद्युत उपकरणों की आवश्यकता होगी। रमेश एक तालिका तैयार करना चाहता है जिसमें ऐसे विद्युत उपकरणों के कारण और प्रयोग हेतु उपकरण लिखे हों। आप रमेश की ऐसी तालिका बनाने में सहायता कीजिए, ठीक है। तो देखो कारण हम लिखेंगे इसमें। संगीत सुनने के लिए इन्होंने लिखा है म्यूजिक प्लेयर सिस्टम होना चाहिए। रोशनी के लिए विद्युत बल्ब हो जाएगा। विद्युत आपूर्ति के लिए जनरेटर या विद्युत जनित्र से कहते हैं, ये होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रहीम के घर में लगे विद्युत उपकरण पंखे, टीवी, बल्ब अचानक खराब हो गए। रहीम ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और इन्हें सही करने को कहा तथा ये भी पूछा कि अचानक से सारे उपकरण क्यों खराब हो गए। इलेक्ट्रीशियन ने बताया कि अचानक प्रबल शक्ति की विद्युत धारा प्रवाहित होने से ऐसा हुआ। आपके अनुसार रहीम को क्या करना चाहिए जिससे भविष्य में प्रबल विद्युत धारा से विद्युत उपकरणों को बचाया जा सके। तो रहीम को उपकरणों की सुरक्षा हेतु विद्युत फ्यूज का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राधा को 1 रुपये का सिक्का, तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार, कागज, रबर, सूखी लकड़ी, कांच आदि सामग्री देकर उसके अध्यापक ने चित्र के अनुसार बने परिपथ की सहायता से विद्युत चालक व विद्युत रोधी पदार्थों की सूची अलग अलग बनाने को कहा। राधा किस प्रकार विद्युत चालक व विद्युत रोधी पदार्थों की पहचानेगी और उन्हें छांटकर अलग करेगी, ठीक है बच्चों। तो कैसे अलग करेगी, देखो ये परिपथ एक बना हुआ है,
इसमें यहाँ बैटरी लगी हुई है, ये बल्ब लगा हुआ है और ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो वह क्या करेगी, सबसे पहले सिक्का दिया हुआ है तो सिक्का को इसके बीच लगा देगी, ठीक है। और सिक्का लगाने के बाद यहाँ से स्विच ऑन करेगी और स्विच ऑन करने पर बल्ब प्रकाशित हो जाता है, यानी जल जाता है बल्ब, तब तो वह विद्युत का चालक हो जाएगा। और अगर बल्ब नहीं जलता है तो विद्युत रोधी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वह प्रत्येक जितनी भी वस्तुएं दी हैं सभी वस्तुओं को यहाँ पर लगा के चेक कर लेगी कि वह विद्युत रोधी है या विद्युत की सुचालक हैं या चालक हैं, ठीक है। और यहाँ पे सारणी में सारणीबद्ध कर लिया जाएगा उसको, ठीक है। तो देखो किस तरीके से लिखेंगे हम। 1 रुपये का सिक्का, तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार, कागज, रबर और सूखी लकड़ी, ये विद्युत रोधी हो जाएंगे, ये विद्युत चालक हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणना कीजिए किसी चालक में 75 कूलाम आवेश 15 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, चालक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो विद्युत धारा I बराबर बच्चों होता है Q/T, ठीक है। आवेश अपॉन समय हो जाएगा, तो आवेश कितना है 75 कूलाम, तो 75/15 इसको काट लेंगे, 15 पंजे 75, ठीक है। तो धारा हो जाएगी 5 एम्पियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध R बराबर होता है B/I, यानी विभवांतर बटे विद्युत धारा। तो विभवांतर दिया हुआ है वोल्ट 220 वोल्ट और 2 एम्पीयर धारा है, ठीक है। 220/2 इसको हम डिवाइड कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 110 ओम, ठीक है, प्रतिरोध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए, ठीक है। तो कार्य बराबर हो जाएगा बच्चों विभवांतर और इनटू हो जाएगा प्रभावित आवेश, यानी B/Q। W बराबर हो जाएगा B/Q। तो B का मान है 12, Q का मान 2 है, तो 12 दूनी 24 जूल, ठीक है। तो 24 जूल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 1 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, विद्युत परिपथ से प्रभावित विद्युत आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। तो देखो इसमें हम सूत्र लगा देंगे, Q बराबर होता है I/T, ठीक है। और फिर 1 एम्पीयर, I का मान हो जाएगा 1 और समय यानी T का मान हो जाएगा 10 मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 × 10, यानी इनकी गुणा कर लेंगे और ये मिनट में दिया हुआ है, इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर 60 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 कूलाम बच्चों, ठीक है। बच्चों वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।